गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट फोर्थ शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता और विशिष्टता का अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यापक रूप में किया जाता है। शिक्षा द्वारा उन सभी पक्षों को अपने उद्देश्यों में समाहित किया गया है जो कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पाठ्यक्रम का विकास भी संभव होता है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार पाठ्यक्रम विकास में सहयोग करता है, इस प्रक्रिया को ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम में अनेक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संबंधित स्तर के लिए शैक्षिक उद्देश्यों में संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। तो तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष चलते हैं। अब है संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत है ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की पहचान एवं उनके प्रत्यास्मरण की अपेक्षा छात्र से की जाती है। पहचान का आशय किसी भी संख्या या अक्षर को बीच में से पहचानना है, जैसे संख्याओं के समूह में से सम संख्याओं को छांटना। प्रत्यास्मरण के अंतर्गत छात्र किसी तथ्य के ज्ञान के आधार पर उस तथ्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है अवबोध। अवबोध नामक शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अर्थ ग्रहण संबंधी योग्यता को प्राप्त कर सकेंगे, हिंदी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का रूपांतरण कर सकेंगे, विषयों की व्याख्या कर सकेंगे तथा तथ्यों को सरल रूप में स्पष्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। तृतीय उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसके लिए बालक में सामान्यीकरण की योग्यता का विकास किया जाता है। बालक अंतःकरण प्रक्रिया के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निर्धारण कर लेता है। जैसे बालक जानता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इस ज्ञान को बालक बाजार से सामान खरीदते समय उपयोग करता है तथा यह देखता है कि दुकानदार द्वारा इसको उचित मात्रा में वस्तु प्रदान की गई है या नहीं। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण प्रक्रिया के उद्देश्य के अंतर्गत छात्र से यह अपेक्षा की जाती है वह किसी तथ्य का उचित रूप में विश्लेषण करते हुए उसके प्रत्येक पक्ष का वर्णन कर सकेगा। जैसे कमल शब्द के विश्लेषण में छात्र यह बता सकेगा क, म एवं ल अक्षर को संयुक्त करके कमल शब्द का निर्माण हुआ है। कमल शब्द व्यक्तियों के नाम के लिए भी प्रयुक्त होता है। कमल एक पुष्प का भी नाम है। इस प्रकार से इस उद्देश्य के अंतर्गत बालक में विभेद करने की योग्यता, अंतर करने की योग्यता और निष्कर्ष निकालने की योग्यता का विकास किया जाता है। संश्लेषण। इन उद्देश्यों के अंतर्गत छात्रों में विभिन्न तथ्यों को जोड़कर एवं नवीन सिद्धांत एवं नियम के सृजन के योग्यता का विकास किया जाता है। जैसे एक छात्र को हिंदी, गणित एवं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना से संबंधित प्रस्तावना विषय पर संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कहा जाए तो छात्र अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य अंतिम उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में परीक्षण करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, समीक्षा करना, अर्थ निकालना, वर्णन करना, विवेक करना, संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित की जाती है। सेकेंड है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ग्रहण करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में किसी वस्तु या विचार को ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाता है।
इस प्रकार के अंतर्गत छात्रों में किसी वस्तु, घटना या उद्दीपक का विकास करना आदि क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। इन क्रियाओं के विकास हेतु पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का समावेश करना पड़ता है, जिससे छात्र में ग्रहण करने की योग्यता विकसित हो सके। सेकेंड है अनुक्रिया। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए वह वार्ता करना, सहायता करना, अभ्यास करना, पढ़ना, सुनना, कहना तथा लिखना आदि क्रियाओं का अभ्यास करता है। इन क्रियाओं से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। भावात्मक उद्देश्यों का तृतीय उद्देश्य मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक भावात्मक पक्ष को स्पष्ट रूप से वर्णन कर सके तथा अनुसरण कर सके। इन सभी योग्यताओं का विकास शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार शिक्षक द्वारा व्याख्या, वर्णन, विवेक, आमंत्रण, अनुसरण, पढ़ना, विवरण देना, लिखना तथा विविध करने की प्रक्रिया का संबंध की जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन। इस उद्देश्य का संबंध मानवीय मूल्यों के संग्रहण से है। इसमें अध्यापक द्वारा व्याख्या करना, पहचानना, सामान्यीकरण करना, जोड़ना, तुलना करना, समन्वय करना, क्रमबद्धता का प्रदर्शन करना, तैयार करना, संबंधित करना तथा संश्लेषण करने की क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रदर्शन के आधार पर ही छात्र उक्त क्रियाओं का प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण। यह भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों की श्रृंखला का अंतिम उद्देश्य है। इसमें छात्र जो कुछ भी शिक्षक से सीखता है उसको हृदय से स्वीकार करता है तथा उसके अनुसार ही अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है। इसके अंतर्गत प्रदर्शन करना, अभ्यास करना, परिवर्तन करना, प्रमाणित करना, विभेद करना, प्रश्न पूछना, प्रस्ताव रखना, पुनरावृत्ति करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को करने की योग्यता शिक्षक से ही छात्र द्वारा प्राप्त की जाती है। शिक्षक इन क्रियाओं के लिए पाठ्यक्रम का सहारा लेता है। पाठ्यक्रम इन योग्यताओं के विकास हेतु अनेक उपायों एवं गतिविधियों का समावेश करता है। इस प्रकार एक और पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है तथा दूसरी ओर छात्रों के विशिष्टीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का आविष्कार किसने किया, कब किया आदि। विभिन्न प्रकार के साधन एवं स्रोतों का ज्ञान। इस प्रकार की सामग्री छात्रों में पहचान करने की तथा प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का विकास करती है। अनेक शब्दों के व्याख्या संबंधी उदाहरण, अर्थग्रहण के लिए चित्रों का प्रयोग, कविताओं का प्रयोग तथा कहानी का प्रयोग आदि। इस प्रकार एक और पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। बालक जानता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो जो सामान खरीदता है उसके अकॉर्डिंग उसका ज्ञान हो जाता है। संश्लेषण की प्रक्रिया को बालक 3 प्रकार से संपन्न करता है। उचित संप्रेषण उत्पन्न करना, योजना का संगठन करना, अमूर्त संबंधों को खोजना। इसके लिए पाठ्यक्रम में विविध उपायों का समावेश किया जाता है। जैसे बालकों को तथ्यों के मध्य से संबंध दिखाना, अंतरण प्रक्रिया का समावेश कराना आदि। ग्रहण करना में जैसे महत्वपूर्ण विचारों की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन, जीवनोपयोगी विचारों का समावेश एवं अवधान केंद्रित करने के उपायों का वर्णन आदि। इस प्रकार एक और पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। वहीं दूसरी ओर छात्रों में विचार एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता भी विकसित होती है। अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु कहानी सुनना एवं सुनाना,
पठन कौशल के विकास के लिए आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन की प्रक्रिया आदि है। अध्ययन लास्ट क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की भूमिका। ब्लूम टैक्सोनॉमी का यह पक्ष क्रियात्मक पक्ष एवं कौशल विकास से संबंधित है। इसमें स्नायु क्रियाओं को आधार मानकर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जिनमें गत्यात्मक कौशलों के विकास को संपूर्ण व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों द्वारा पाठ्यक्रम विकास में निर्वहन की जाने वाली भूमिका को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अनुकरण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत क्रियाओं का अनुकरण प्रारंभ करता है। यह अनुकरण प्रारंभ में अपरिपक्व अवस्था में होता है। छात्र मानसिक योग्यता के आधार पर अनुकरण के माध्यम से किसी कौशल को सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण संबंधी क्रिया के प्रस्तुतिकरण को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न उपायों का समावेश होता है। इसमें अनुकरण क्रिया के प्रस्तुतिकरण में सावधानी, अनुकरण प्रक्रिया के लाभ एवं सीमाओं का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्र अपने क्रियात्मक पक्ष को प्रभावी बनाने के लिए 3 प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है। आदेश का पालन, क्रियाओं का चयन एवं निर्धारण। इन क्रियाओं के द्वारा वह अपने कौशलों को विकसित करता है। जैसे एक बालक को जब शिक्षक योग्य अभ्यास कराता है तो प्रथम रूप में शिक्षक के आदेश का पालन करने का प्रयास करता है। द्वितीय रूप में उन क्रियाओं को संपन्न करता है जिनको वह सरलता से एवं आत्मविश्वास के साथ संपन्न करता है, तथा तृतीय रूप में वह उन क्रियाओं को आत्मसात करते हुए कौशल को सीखने का प्रयास करता है। इन सभी गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न उपायों का भी वर्णन होता है तथा शिक्षक द्वारा भी कौशलों के विकास में उत्पन्न अनुभवों के बारे में विचार किया जाता है। अतः एक ओर पाठ्यक्रम का विकास होता है तो दूसरी ओर छात्र कार्य करने के उद्देश्य को प्राप्त करता है। थर्ड पॉइंट है यथार्थता या शुद्धता। इसके अंतर्गत पुनर्निर्माण तथा नियंत्रण की क्रियाओं के माध्यम से छात्र प्रत्येक कार्य को शुद्धता से करना सीख जाता है और कौशल विकास में होने वाली त्रुटियों के निराकरण में शिक्षकों द्वारा अपने अनुभवों को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है तथा पाठ्यक्रम में पहले से ही परिपक्व रूप में कौशल विकास के लिए विभिन्न उपायों का संकलन किया जाता है। अतः इस स्थिति में पाठ्यक्रम का विकास भी होता है तथा कौशल विकास में परिपक्वता भी आती है। नेक्स्ट है स्पष्ट उच्चारण। इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रत्येक कौशल के विकास में परिपक्व बना दिया जाता है। इस कार्य में शिक्षक पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है तथा अपने अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में समावेश करता है, जिससे पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। नेक्स्ट है स्वाभाविकरण। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्र प्रत्येक कौशल को स्वाभाविक रूप से संपन्न करने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया जाता है कि कौशलों के विकास में पाठ्यक्रम के द्वारा कितना सहयोग किया जाता है। कौशलों के विकास हेतु विषय विशेषज्ञ अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इससे पाठ्यक्रम विकास संभव होता है तथा छात्रों में कौशल विकास संभव होता है। अनेक
कौशलों का विकास होता है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, समझना। तो उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर आधारित है, पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें शिक्षक के अनुभव सम्मिलित होते हैं तथा शिक्षक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन विषय जोड़ता है। इसके साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो भी गतिविधियाँ आवश्यक होती है उनको पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता पूर्ति हेतु बनाया जाता है तथा यह पाठ्यक्रम पूर्णतः प्रासंगिक होता है अगर शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा इनके द्वारा ही पाठ्यक्रम को छात्रोपयोगी एवं समाजोपयोगी बनाया जाता है। वर्तमान समय में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण व्यापक रूप में किया जाता है। शिक्षा द्वारा संबंधित स्तर के लिए जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, इन सब के बारे में अध्ययन किया और क्रियात्मक पक्ष पाठ्यक्रम के विकास में भी काफ़ी इसकी भूमिका रहती है। इन्हीं के द्वारा पाठ्यक्रम का पाठ्य योजना बनाई जाती है और छात्र उसको विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका है। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की भूमिका है। मतलब इन तीन ही विकासों में ब्लूम की टैक्सोनॉमी ज़्यादा तरह से सक्सेसफुल रही है। इन्हीं के आधार पर विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि देश और काल की भिन्नता के अनुसार पाठ्यक्रमों में भी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय संदर्भ में यदि वैदिक काल की शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि वैदिक काल में भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावना को सुदृढ़ करना, बालकों का चरित्र निर्माण एवं उनकी व्यक्तित्व का विकास करना तथा सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था। इस दृष्टि से उस समय का पाठ्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत था। इसमें परा विद्या अर्थात धार्मिक साहित्य का अध्ययन अथवा अपरा विद्या अर्थात लौकिक या सांसारिक ज्ञान दोनों का ही समावेश था। उस समय शिक्षा कार्य गुरुकुलों में होता था। यूरोप, अमेरिका, यूनान में पाठ्यक्रम का सीमित क्षेत्र था। यूरोप और अमेरिका में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को पढ़ने लिखने एवं सामान्य गणना कर सपने के योग्य बना देना मात्र था। अतः उस समय पाठ्यक्रम भी 3 RS तक सीमित होता था। प्राचीन यूनान के राज्य स्पार्टा को प्रायः युद्ध तक रहना पड़ता था। अतः वहाँ के पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक विकास एवं शास्त्र विद्या पर अधिक ध्यान दिया जाता था। जबकि एथेंस नगर राज्य में शांति एवं स्थायित्व होने से वहाँ पर पाठ्यक्रम में साहित्य, दर्शन,
ललित कलाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में भी अनेक राजनीतिक कारणों से पाठ्यक्रम का स्वरूप पश्चिमी देशों जैसा ही हो गया तथा गुरुकुलों एवं आश्रमों के स्थान पर पाठशालाओं का उद्भव हुआ, जिनका कार्य केवल पाठ पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित रह गया। पठन पाठन से बाहर की प्रवृत्तियों को पाठशाला के क्षेत्र से बाहर का कार्य माना जाने लगा। पहले खेल प्रवृत्ति को भी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया जाता। मनोविज्ञान के विकास से बालकों की अन्य प्रवृत्तियों के समुचित विकास को भी महत्व मिला। यह माना जाने लगा कि केवल पठन पाठन की शिक्षा बालकों के विकास की दृष्टि से एकांगी है। इस नवीन दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालयों के कार्यक्रमों पर पड़ा और उनमें व्यापकता विकसित हुई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से पाठ्यक्रम का क्षेत्र निरंतर व्यापकता की ओर बढ़ रहा है तथा इसके अंतर्गत विविध प्रवृत्तियों का समावेश होता चला जा रहा है। वर्तमान समय में इसके क्षेत्र में की गति बहुत तीव्र हुई है। बबिट ने कहा है, उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। प्रारंभ में पाठ्यक्रम का स्वरूप विस्तृत विषयों की आर्थिक पाठ्यवस्तु तक ही सीमित था तथा शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करना होता था, किंतु 20वीं सदी के पूर्वार्ध में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक दर्शन शास्त्र आदि व्यवहार संबंधी विज्ञानों का तीव्र गति से विकास हुआ, जिसका प्रभाव पाठ्यक्रम के स्वरूप पर भी पड़ा। अनुभव एवं क्रिया आधारित पाठ्यक्रम को साकार रूप देने की इसी दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया राज्य को है, जहाँ पर शिक्षाविदों ने शिक्षा के लक्ष्य को सूचनात्मक ज्ञान से हटाकर संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की ओर निर्देशित किया। इन शिक्षाविदों ने जो प्रश्न रखे, बालक को किस प्रकार का व्यक्ति बनाना चाहिए, साथ ही उसे सामाजिक प्राणी होने के कारण किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तरों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए। शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समुचित परिवेश सामाजिक जीवन के स्वाभाविक कार्यों को पूर्ण करने से ही मिल सकता है। अतः पाठ्यक्रम को ऐसे कार्यों पर आधारित करने पर निश्चय किया गया। फलस्वरूप विषय वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम का स्थान ऐसी अभिवृत्तियों, अवबोधनों, योग्यताओं एवं क्षमताओं आदि ने ले लिया जो सामान्य सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री सूची के स्थान पर अधिगमानुभवों के रूप में परिभाषित किया जाने लगा और इसी संकल्पना के रूप में माना जाने लगा। पाठ्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सामान्यतया पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन नोट कीजिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष के किन उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका होती है? संज्ञानात्मक पक्ष के किन उद्देश्यों की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका होती है? सेकंड क्वेश्चन है, निबंधात्मक शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता, शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता और विशेषता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों की पाठ्यक्रम के विकास में भूमिका को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन हो गया, शैक्षिक उद्देश्यों की प्रासंगिकता और विशेषता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों की
पाठ्यक्रम के विकास में भूमिका को समझिए। थैंक यू।